मेरा नाम हर्षा है। मेरा बाप बचपन में ही मेरी माँ को छोड़कर चला गया था और दूसरी औरत से शादी रचा ली थी। मैं इकलौती बेटी थी, लेकिन हालात की बदकिस्मती ने मेरी किस्मत भी काली कर दी थी कि मुझ अकेली को भी वो लाड प्यार न मिल सका जो अक्सर लाडले बच्चों को मिला करता है। मैंने होश संभालते ही माँ को यूं ही अपने और अपने लिए मेहनत मजदूरी करते हुए देखा था। हम मामा के घर रहते थे और मेरी मामी बहुत ही ज़्यादा झगड़ालू टाइप की औरत थी। मेरी माँ बंगले पर काम करके वापस आने के बाद मामी के घर का भी सारा काम करती थीं, लेकिन फिर भी मामी खुश नहीं होती थीं। मामा चुपचाप सब कुछ देखते रहते, मगर बहन की खातिर पत्नी को कभी कुछ नहीं कहते थे। शायद वो भी मेरी माँ और मुझे बोझ समझते थे। मैंने कई बार देखा था कि मेरी माँ अपनी पुरानी तस्वीरें देखते हुए हमेशा उदास हो जाती थीं और अपने बहन भाइयों को याद करके रोती थीं। मेरी माँ की एक और बहन थी, लेकिन वो मेरी माँ की सगी बहन नहीं थी। मेरी नानी ने उन्हें गोद लिया हुआ था और बिल्कुल सगी बेटी की तरह ही पाला था। उनकी शादी हो गई थी और अब वो दूसरे देश में रहती हैं। उनका नाम सीमा था। मेरी मामी कहती हैं कि उन्होंने भाग कर शादी की थी और अपने ऐसे माँ बाप का दिल दुखाया जिन्होंने उन्हें सहारा दिया और उन्हें सगी बेटी बनकर पाला। उन्हीं के मुंह पर कालख लगाकर चली गई, इसीलिए भगवान ने भी उसे सजा दी और उनकी पहली औलाद ही उन्हें किन्नर दे दी। मेरी मासी का बेटा किन्नर था और वो भी अपने माँ बाप के साथ देश से बाहर ही रहता था। मैं कभी कभी सोचती कि अगर वही बेटा उनका इस देश में पैदा हुआ होता तो क्या तब भी वो अपने माँ बाप के साथ ही रहता। मेरा जवाब सिर्फ ना में होता था। फिर उसकी परवरिश माँ बाप नहीं बल्कि किसी गिरोह ने करनी थी। यही सब हालात देखते और सहते हुए मैं जवान हो गई थी। मैंने खूब कद काठी और रंग रूप निकाला था। मेरी खूबसूरती से हर कोई इम्प्रेस था। दूसरी तरफ मेरे मामा की बेटियां खूबसूरत नहीं थीं, इसलिए वो दोनों मुझे बहुत ज़्यादा जलती थीं। मामी का व्यवहार भी मेरे साथ अच्छा नहीं था। वो अक्सर मेरी माँ से कहती कि अपनी बेटी पर नज़र रखो, कहीं ये भी अपने बाप और अपनी मासी की तरह नक्शे कदम पर न चल पड़े। मुझे मामी की बातों पर दिल से अफसोस होता कि न जाने क्यों वो हम माँ बेटी के लिए इतनी नफरत दिल में पालती हैं, जबकि हम तो उनका बुरा भी नहीं सोचते। एक दिन मेरी सालगिरह पर मामी की दोनों बेटियां मुझसे कहने लगीं, आज हम तुम्हें घर से बाहर घुमाने फिराने ले जाएंगे, तुम बस अपनी माँ से अनुमति ले लो। लेकिन ये बात हमने भी अपनी माँ से छुपाई है और तुम भी अपनी माँ को मत बताना। मैं घूमने फिरने के शौक में उनकी बातों में आ गई और अपनी माँ से झूठ कहा कि मुझे ट्यूशन वाली मैडम से कुछ सवाल पूछने हैं। कल मेरा टेस्ट है और मुझे समझ नहीं आ रहा। माँ मुझे पढ़ा लिखा कर अफसर बनाना चाहती थीं। वो मेरी पढ़ाई को लेकर हमेशा से ही बहुत चिंतित रहती थीं, इसलिए फ़ौरन ही मान गईं। मैं घर से अकेली निकली और मेरे पीछे पीछे ही मेरी मामी की दोनों बेटियां भी आ गईं। वो मुझे एक बड़े से होटल में ले आईं और कहा कि तुम्हारा भी जी अच्छे खाने और अच्छी ज़िंदगी गुजारने का चाहता होगा, तुम्हारा भी तो हक है, तुम्हारा भी तो मन करता होगा कि बाहर घूमो फिरो, इसीलिए आज अपनी सालगिरह पर खूब एंजॉय करो। वो दोनों मुझे एक मेज पर बैठाकर ये कहकर वहाँ से चली गईं कि खाने का कहकर अभी आते हैं। मुझे वहाँ बैठे अकेले डर तो लगा और फिर माँ से बोले गए झूठ पर अफसोस भी हो रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि चलो थोड़ी ही देर की बात है और फिर तो घर ही चले जाना है। अभी ये सब सोचते हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि वहाँ एक लड़का सामने रखी कुर्सी पर आकर बैठ गया और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए मेरा नाम पूछने लगा। मैं डर गई और इधर उधर नज़र दौड़ाई। मुझे अपने मामा की बेटियां कहीं भी नज़र नहीं आ रही थीं। मैंने इधर उधर तलाश किया कि कहीं वो मुझे दिखाई दें, लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही थीं। मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा था। मैं जल्दी से खुद ही उठकर घर की तरफ चल दी, क्योंकि मुझे अब यहाँ बैठना ठीक नहीं लग रहा था। मैं एक रिक्शा पकड़कर घर की तरफ चल पड़ी। जब मैं घर पहुंची तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मामा की दोनों बेटियां तो घर वापस आ चुकी थीं। वो बाहर आंगन में बैठी थीं, जबकि उसी आंगन में बीचों बीच मेरी माँ बैठी अपना सर पकड़े हुए थीं और मामी ने चीख चीख कर घर के दरों दीवार हिला दिए थे। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हो चुका था। सब लोगों की नज़रें अब मेरी तरफ उठ चुकी थीं। मामी ने दौड़कर मुझ पर चील की तरह हमला कर दिया और मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं ना समझी से बार बार पूछ रही थी कि आखिर मेरी गलती क्या है, मुझे बताए तो सही। इस सारे तमाशे में मेरी माँ खामोश बैठी मुझे पिटता हुआ देखती रही। मुझे अपनी माँ की बेहिसी पर बहुत सदमा पहुँचा कि वो अपनी बेटी को ऐसे कैसे किसी के हाथों रुस्वा होते देख सकती हैं।
और फिर आखिर मामा को ही मुझ पर दया आई और उन्होंने मुझे मामी के चुंगल से आज़ादी दिलवाई और मुझसे पूछा कि तुम अकेली कहाँ गई थीं। तो मैंने झट बोल दिया कि मामा मैं तो आपकी बेटियों के साथ ही घूमने गई थी, जिस पर दोनों साफ मुकर गईं। तो मैंने कहा कि मैं क्यों इल्ज़ाम लगाऊंगी जबकि हम तीनों साथ में गए थे। तो फिर मेरे मामा की बेटी ने आगे बढ़कर अपना फ़ोन निकाल कर सबके सामने रख दिया। उसके मोबाइल पर नज़र पड़ते ही मेरा तो खून सूख गया था, मैं थर थर काँपने लगी थी। वहाँ तो उसी लड़के के साथ मेरी तस्वीर मौजूद थी जो होटल में मेरे पास आकर बैठा था। मेरी कजिन्स ने सबको बताया कि हमारा कोचिंग सेंटर इसी होटल के पास है और वापसी पर ये सब हमने खुद अपनी आंखों से देखा। अब तो मामी ने हम माँ बेटी पर जुल्म के पहाड़ ही तोड़ डाले और मामा भी एक शब्द नहीं बोले। मैंने सबको रो रो कर सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी मेरी एक न सुनी, बल्कि मामी ने तो हमें घर से निकल जाने का ही हुक्म दे दिया। कब से खामोश बैठी माँ ने अब होंठ हिलाए थे और बस इतना कहा कि चलो मेरे साथ, अब इस घर में हमारा दाना पानी खत्म हो गया है। मैंने माँ के पांव पकड़ लिए और कहा कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आए, खुद को इस उम्र में यूं दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर न करें। मगर मेरी माँ ने मेरी एक न सुनी और हम मामा का घर छोड़ आए। अब माँ मुझे अपने साथ लेकर ट्रेन में बैठ गईं। हम न जाने कहाँ जा रहे थे, कोई नामालूम मंजिल ही थी जिसके बारे में मुझे नहीं पता था। 2 दिन का सफ़र तय करके हम लोग ट्रेन से उतर गए और टैक्सी में बैठकर काफ़ी महंगे और खूबसूरत इलाके में आ गए। इन 2 दिनों में माँ ने मुझसे कोई भी बात नहीं की थी, बस पूरा सफ़र चुपचाप ही रही थी। मुझे अफसोस था कि मेरी माँ को भी मुझ पर विश्वास नहीं था। टैक्सी एक बड़े से गेट पर आकर रुक गई। इतना बड़ा और खूबसूरत घर देखकर मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। माँ ने बेल बजाई तो घर के अंदर दरवाजे के साथ बैठे चौकीदार ने दरवाज़ा खोला और हम माँ बेटी घर के अंदर चले गए। घर अंदर से और भी ज़्यादा खूबसूरत था। नौकर हमें अंदर पहुंचाकर खुद लौट गया और हम आराम से सोफे पर बैठ गए। कुछ देर के बाद एक औरत उसी कमरे में आई थी। उन्होंने बहुत ही महंगी साड़ी पहन रखी थी। माँ जो इतने दिन से चुप का लबादा ओढ़े बैठी थीं, फौरन उस औरत से हंसकर मिली थीं और दोनों आपस में यूं मिली जैसे कितनी गहरी रिश्तेदारी हो। माँ ने मेरी तरफ इशारा करके कहा, ये मेरी बेटी है। वो औरत जल्दी से मेरे पास आई और मुझे एकदम गले से लगा लिया। माँ ने मुझे बताया कि ये तुम्हारी मासी हैं और ये अब अपने देश इंडिया वापस आ गई हैं। मुझे ये जानकर बहुत ही हैरानी हुई और साथ में सोचने भी लगी कि माँ को मासी के बारे में कैसे पता चला। क्या दोनों बहनें पहले से ही एक दूसरे के संपर्क में थीं? अब मैं भी कुछ नॉर्मल हो चुकी थी और अपनी मासी से खुशी से मिली और बातें की। मुझे मासी के बेटे को देखने की बहुत ही इच्छा थी, जिसे सब किन्नर कहते थे, लेकिन वो कहीं भी घर में नजर नहीं आया। कुछ देर बाद हमने जिंदगी का सबसे टेस्टी खाना खाया था। मासी ने हम माँ बेटी को हमारा कमरा दिखाया जहाँ हम आराम करने वाले थे। मैं तो नरम गुदगुदा बिस्तर देखते ही सब कुछ भूल गई थी और उस पर लेटते ही चैन की नींद सो गई। मगर उसी रात आधी रात को माँ ने मुझे जगा दिया और कुछ ऐसा कहा कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। माँ ने मुझसे कहा कि वो जल्दी ही मेरी शादी मासी के बेटे से करना चाहती हैं। माँ ने मुझसे कहा, तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया है। मैंने माँ से कहा कि मैंने आपका विश्वास नहीं तोड़ा, बल्कि आपने मेरा विश्वास नहीं किया। कम से कम अपनी बेटी पर तो विश्वास करती। मैं आपको चीख चीख कर विश्वास दिलाती रही कि मामा की बेटियां झूठ बोल रही हैं। वो मुझे खुद अपने साथ ले गई थीं और उस लड़के से भी मेरा कोई लेना देना नहीं था। उन दोनों ने मुझे टेबल पर बिठाकर घर आ गई थीं और वो लड़का कुछ ही देर के लिए मेरे पास आकर बैठा था। मैं अपनी माँ को विश्वास दिला रही थी, लेकिन मेरी माँ मेरी एक नहीं सुन रही थी। मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने भी कह दिया कि आपने भी तो झूठ का सहारा लिया है, झूठ बोला है सबसे। आप चोरी छुपे मासी से मिलती रही हैं। मेरा इतना कहना था कि मेरी माँ का हाथ मुझ पर उठ गया। मुझे ऐसा लग रहा था ये मेरी माँ है ही नहीं जिन्हें मैं जानती हूँ। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये किसी और के ही कंट्रोल में चल रही हैं। फिर कहा कि आपने मेरी शादी करनी है तो कर दें, मगर मुझ पर इस तरह तो इल्ज़ाम मत लगाएं। अपने भाई और उसकी झूठी मकार बेटियों की बातों में आकर मुझ पर कीचड़ मत उछालें। तब मेरी माँ ने मेरे सामने एक शर्त रखकर मेरे सर पर आसमान गिरा दिया। कहा कि अगर तुम सीमा के बेटे से शादी कर लो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, वरना मैं तुम्हें ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करूंगी। जाहिर सी बात है वो एक किन्नर था और मैं उससे शादी कैसे कर सकती थी। मैंने फ़ौरन अपनी माँ की बात से इनकार कर दिया तो उन्होंने खुलकर कहा कि अगर ये इल्ज़ाम ना भी लगता तो भी मैं तुम्हारी शादी सीमा के बेटे से ही करने वाली थी।
अगर तुम्हारे दिल में माँ के लिए जरा सी भी हमदर्दी है तो तुम्हें ये शादी करनी ही होगी, नहीं तो तुम अपनी माँ का मरा मुंह देखोगी। अपनी माँ की संगदिली पर मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन अब इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं मान गई। अगले दिन माँ ने सीमा मासी को भी कह दिया कि वो शादी के लिए मान गई है। मासी भी खुश हो गईं और मेरे सदके बारी जाने लगीं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जैसे मासी इस शादी से खुश नहीं है। लेकिन खुश तो मैं भी नहीं थी और बुझे दिल से वहीं बैठी रही। कुछ देर बाद माँ और मासी उठकर अंदर की तरफ चली गईं, जबकि मैं वहीं बैठी हुई थी। लेकिन मैं भी ज़्यादा देर वहाँ नहीं रही और उठकर उन्हें ढूंढने लगी। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। इतने बड़े घर में उन्हें ढूंढना मुश्किल था, मगर ढूंढते हुए मुझे एक कमरे से खटपट की आवाज़ें आ ही गईं। मैंने दरवाजे से हल्का सा झाँक कर देखा तो मेरी मासी से नोटों से भरी गड्डियाँ ले रही थीं, जिन्हें लेकर मेरी माँ का चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। अब मुझे समझ आया, तो मासी ने मेरी माँ को पैसों का लालच देकर अपने किन्नर बेटे के लिए मेरा सौदा कर लिया था और मेरी शादी करवा रही थीं। मगर अफसोस तो मुझे अपनी सगी माँ पर था, जिसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया था। मैं वहीं से चुपचाप लौट आई। जब माँ मेरे पास आई तो मैंने भी मुंह मोड़ लिया। मैंने कहा कि आपका लालच मैं देख चुकी हूँ, आप मेरा सौदा कर चुकी हैं। तब मेरी माँ ने अपने दुखड़े सुनाने शुरू कर दिए। कहने लगी, सीमा बहुत अमीर है और हमारे पास क्या है। इन पैसों से मैं घर खरीदूंगी, जो हम दोनों का एक मजबूत ठिकाना होगा, और फिर तुम भी शादी करके अपने पति को अपनी मुट्ठी में कर लेना। ये सारा सब कुछ अपने नाम करवा लेना। बाद में जहाँ चाहो पसंद से शादी कर लेना। मुझे माँ की बातें सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मैंने साफ साफ कहा कि ये तो धोखा है जो आप कर सकती हैं, लेकिन मैं नहीं। तो मेरी माँ ने भी जवाब दिया कि इस दुनिया ने भी हमारे साथ धोखा ही किया है, बदले में हम भी उन्हें वही वापस दे रहे हैं। पहले सीमा मेरे मंगेतर के साथ भाग गई थी और उससे शादी कर ली। मेरे माँ बाप ने सीमा को सगी बेटी की तरह पाला था और उसने मेरे ही हक पर डाका डाल दिया और मेरे मंगेतर से शादी कर ली। मेरे माँ बाप इस सदमे से टूट गए थे। मेरी माँ तो उस समय बिस्तर से जा लगी और भगवान को प्यारी हो गई। आज सीमा के पास जो कुछ है वो सब मेरा होने वाला था। बाद में तुम्हारे बाप ने भी यही किया। एक भाई का सहारा था, उसने भी कभी हमारा साथ नहीं दिया। अब जिंदगी हमें एक सुनहरा मौका दे रही है तो उसे भी पाप और पुण्य के चक्कर में गवा बैठे। मैंने माँ से कहा, मैं जानती हूँ इन सब लोगों ने गलत किया है, लेकिन आप जो कर रही हैं उसके बाद उनमें और हम में क्या अंतर रह जाएगा। लेकिन मेरी माँ मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। उस रात माँ मुझे वहीं अकेला छोड़कर चली गईं। सुबह उठने पर सीमा मासी का व्यवहार भी बदल चुका था, क्योंकि उन्होंने मेरी कीमत चुका दी थी। अब मैं एक तरह से उनकी गुलाम थी। सीमा मासी ने मुझसे कहा कि वो आज ही मेरी शादी अपने बेटे से करवाएंगी। इस शादी के लिए मैं बिल्कुल भी दिल से राजी नहीं थी, मगर मेरी माँ के लालच ने मुझे चुप रहने पर मजबूर कर दिया था। और फिर उसी दिन बहुत ही सादगी से मेरी शादी साहिल से हो गई। बहुत ही सादगी से शादी हुई थी, कोई भी मेहमान शामिल नहीं हुआ था और पता नहीं मेरी माँ भी कहाँ चली गई थी। माँ के लालच पर मुझे दिल से बहुत दुख था। रात होते ही मुझे मेरे पति के कमरे में पहुंचा दिया गया, जहाँ मैं पहले कभी नहीं आई थी। मगर अब तो इसी कमरे में न जाने कब तक घुट घुट कर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। मुझे अपनी मासी की चालाकी पर गुस्सा आया। कैसे उसने पहले मेरी माँ के हक पर डाका डाला और अब उन्होंने अपने किन्नर बेटे के लिए मेरा सौदा कर लिया। मैंने अपने पति को अब तक नहीं देखा था। पता नहीं सीमा मासी ने मुझे अपने बेटे को देखने को नहीं दिया था। फेरों के समय भी मेरे पति के चेहरे पर सहरा पड़ा हुआ था। मैं चुपचाप बैठी हुई अपने पति का इंतजार कर रही थी और तभी मेरी निगाह अचानक कमरे के दरवाजे की तरफ उठी। मेरा पति, जो अभी अभी कमरे में दाखिल हुआ था, लेकिन उस पर निगाह पड़ते ही मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं और मैं उससे निगाहें हटाना भूल गई। आने वाला इंसान बहुत ही खूबसूरत और हैंडसम था। कहीं से भी वो किन्नर नहीं लगता था, लेकिन हकीकत तो यही थी कि वो अधूरा था। मेरा दिल फिर से दुख से भर गया। वो इंसान मेरे पास आकर बैठ गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना खूबसूरत मर्द मेरा पति हो सकता है। उसने अपनी भरपूर मर्दाना आवाज़ में मेरा हालचाल पूछा, जिसका मैंने कांपती हुई आवाज़ में जवाब दिया, क्योंकि उस समय मैं हैरत के समंदर में गोते खा रही थी। साहिल ने मुझे मुंह दिखाई का बहुत ही कीमती तोहफा भी दिया और मेरे हाथों को चूम लिया। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। भला एक किन्नर क्या सुहागरात मनाता, लेकिन साहिल धीरे धीरे मेरे करीब आता जा रहा था। मेरे हाथों से होते हुए उसका स्पर्श मेरे चेहरे तक पहुंच चुका था और उसकी गर्म सांसों से मैं पिघलती चली जा रही थी। पूरी रात साहिल मेरे ऊपर ऐसे ही प्यार की बारिशें करता रहा। मेरे दिल में जो डर बैठा हुआ था वो ख़त्म हो चुका था।
मुझे विश्वास हो गया था कि मेरी ज़िंदगी अब बहुत अच्छी हो जाएगी। मेरा पति तो एकदम ठीक था, उसमें कोई कमी नहीं थी। मैंने बहुत ही रिलैक्स होकर सोते हुए साहिल की तरफ निगाह डाली थी और उसके चौड़े से सीने पर सर रखकर सो गई। सुबह होते ही एक शोर की आवाज़ से मेरी आँख खुली। मैंने देखा कि मेरी सास मेरे कमरे में आ चुकी थीं। मैं हैरान रह गई जब मेरी सास के साथ एक लड़का तालियां बजाते हुए आया और मेरे बराबर आकर बैठ गया। मैं हैरत से चीख मारकर दूसरी तरफ खिसक गई। आने वाले इस लड़के का अंदाज बिल्कुल वैसा ही था जैसे किन्नरों का होता है, जबकि मेरा पति कमरे से गायब था। मैंने अपनी सास से पूछा, मम्मी जी ये कौन है? तो मेरी सास ने मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा, यही तो तुम्हारा पति है। ये रात अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था, देर से वापस आया है तो दूसरे कमरे में सो गया। मैं कभी अपने पति को देखती तो कभी रात के मंजर को याद करती। मेरा दिल चाह रहा था कि अभी जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं, कहीं भाग कर चली जाऊं। मैं चाहते हुए भी अपनी सास को कुछ नहीं बता पा रही थी कि रात मेरे कमरे में कोई और था और मैं तो उसे अपना सब कुछ सौंप चुकी हूँ। कितना बड़ा मजाक हुआ था मेरे साथ। मैं खुद को संभालते हुए जल्दी से उठकर अपना हुलिया ठीक करने लगी और अपने असली पति को देखा, जो कहीं से भी मर्द नहीं लग रहा था। दुबला पतला शरीर और ऐसे रंग ढंग से मचल रहा था जैसे कोई लड़की अदाएं दिखा रही हो। उसने चेहरे पर मेकअप भी कर रखा था और जोर जोर से तालियां भी बजा रहा था। रात मेरे कमरे में जो आया था वो तो 6 फीट का लंबा चौड़ा पूरा मर्द था और बहुत ही हैंडसम था। रात वाला एक एक दृश्य मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। अचानक ही मेरे हाथ अपने होंठों की तरफ चले गए, जहां उस रात वाले लड़के के प्यार की मोहर अब भी लगी हुई थी। मेरी आंखों से 2 आंसू लुढ़क गए। भला इस किन्नर के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजार सकती थी, मगर क्या करती, मैं चुप हो गई। मेरे पति को मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो तो बस अपने ही शौक में गुम रहता था और मुझसे बहुत ही कम बात करता। मैं भी भगवान का धन्यवाद करती कि वो मुझसे कम ही मिलता है और अपनी अलग दुनिया में बिजी रहता है। कुछ समय बाद मेरे किन्नर पति ने वापस जाने का फैसला कर लिया। मेरी सास तो मुझे भी मेरे पति के साथ भेजना चाहती थीं, लेकिन अभी मेरे पेपर तैयार नहीं थे और मेरा भी जाने का कोई इरादा नहीं था। मैं तो खुश थी कि अच्छा है मेरा पति यहाँ से चला जाए। बार बार मुझे अपने सामने देखकर मुझे घिन आती थी और फिर कुछ ही समय के बाद वो चला गया। अब इस इतने बड़े घर में मैं और मेरी सास अकेले रह गए थे। घर में पड़े पड़े क्या करती, अपनी सास के साथ कामों में हाथ बटाने लगी। सबसे पहले किचन की जिम्मेदारी अपने सर ले ली। मैं रोज रोज नए नए खाने बनाती। मेरी सास अब मुझसे बहुत खुश रहती हैं। मैं अपनी सास के साथ बाहर भी जाने लगी थी। मेरी जिंदगी में अब कोई कमी नहीं बची थी, सिवाय सच्चे प्यार के और एक हमदर्द हमसफर के। कभी कभी मुझे उस लड़के की बहुत याद आती जो उस रात मेरे कमरे में आया था और मेरा सब कुछ छीन कर ले गया था, मेरा चैन सुकून सब कुछ। मगर उसके बाद मुझे वो कहीं दिखाई नहीं दिया था। मेरे लिए हैरत की बात थी कि आखिर इसका मकसद क्या था, वो कौन था। साथ ही मुझे अपनी माँ की भी चिंता रहती थी, जिसने कभी पलटकर मेरी खबर नहीं ली थी। एक दिन मैं और मेरी सास इकट्ठे बाजार गए। वापसी पर हम खाना खाने के लिए एक होटल पर रुक गए। वहाँ मेरी नज़र अचानक उसी लड़के पर पड़ गई जब मैं अपनी मामा की बेटियों के साथ होटल गई थी और वो मेरे साथ बैठ गया था। यही लड़का तो इन सब बातों का जिम्मेदार था। मैं तेजी से उसकी तरफ बढ़ी और वो भी मुझे पहचान चुका था। मैंने उससे पूछा कि बताओ, उस दिन तुम्हारा क्या मकसद था और मेरे पास आकर क्यों बैठे थे। उसने सब कुछ सच सच बता दिया कि उस दिन मुझे ये सब कुछ करने के लिए तुम्हारे मामा की बेटियों ने ही कहा था। उस समय मेरे दिल से आवाज़ आई कि काश मेरी माँ भी यहाँ होती और मेरी बेगुनाही का सबूत अपनी आंखों से देख लेती कि कैसे उनके अपनों ने मुझे उनकी नज़रों से गिराने के लिए ये सब ड्रामा रचाया था। लेकिन मुझे पता था कि मेरी माँ यहाँ पर होती तब भी वो कुछ नहीं करती, क्योंकि उनकी आंखों पर तो लालच की पट्टी बंध गई थी। जब हम घर वापस आए तो कुछ ही देर बाद मेरी सास घबराई हुई मेरे पास आई। उनकी उड़ी हुई रंगत देखकर मेरा दिल किसी अनहोनी का बताने लगा था। मेरी सास ने बताया कि तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हुआ है और वो अस्पताल में है। माँ के बारे में सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और जल्दी से भागती हुई अस्पताल पहुँची। मेरी माँ ने मुझसे माफ़ी मांगी। मैंने भी उन्हें माफ़ कर दिया। मैंने कहा कि मैं आप जैसी नहीं हूँ, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। मेरी माँ अपनी दोनों टांगें खो चुकी थीं। मैं अपनी माँ को अपने पास ले आई और दिन रात उनकी सेवा में एक कर दिए। साथ ही इस मुश्किल समय में मेरी सास ने भी मेरा भरपूर साथ दिया था। एक रात मैं अपनी माँ के पास से उठकर अपने कमरे की तरफ जा रही थी तो मुझे घर के पिछले कमरे से आवाज़ें सुनाई दीं। मेरे कदम खुद ब खुद उस तरफ बढ़ गए। मैंने देखा कि वो
वहाँ मेरी सास के साथ कोई दूसरा भी मौजूद है, जिससे मेरी सास चुपके चुपके कुछ बातें कर रही थीं। मैं देखने की कोशिश करने लगी, लेकिन मुझे सामने वाला इंसान पहचान में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद वो इंसान खिड़की से चला गया। अब मुझे अपनी सास पर शक होने लगा था और मैं उन पर नज़र रखना शुरू कर चुकी थी। मुझे लग रहा था कि जैसे मेरे साथ कोई नया खेल खेला जा रहा है। अगले दिन मैंने अपनी सास पर पूरी नज़र रखी हुई थी और फिर उसी जगह पर आधी रात को अपनी सास को जाते हुए देखा, तो मैं भी पीछे पीछे चली गई और उस कमरे में मेरी सास किसी इंसान के साथ खड़ी बातें कर रही थीं और उस इंसान पर नज़र पड़ते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कोई और नहीं बल्कि वो तो वही लड़का था जो शादी की पहली रात मेरे कमरे में आया था। तो इसका मतलब मेरी सास इस लड़के को पहले से जानती थीं और मेरे साथ धोखा कर रही थीं। हालांकि मैंने उन्हें अपनी माँ जैसा प्यार दिया था, उनकी दिन रात सेवा की थी। अगले दिन अपनी माँ को मैंने सब कुछ बता दिया। मेरी माँ को इस सारे मामले के बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने अपनी माँ को कहा कि तुम्हारे लालच ने हमें इन हालातों में लाकर फेंक दिया है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। जरूर मेरी सास का इरादा होगा कि उनका किन्नर बेटा तो औलाद पैदा कर नहीं सकता, तो उन्होंने शादी की पहली रात मेरे कमरे में किसी और को भेज दिया ताकि उन्हें उनके ख़ानदान का चश्मो चिराग मिल सके। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर अब मैं चुप नहीं बैठने वाली थी। मेरी माँ ने मुझे आवाज़ देकर मुझे कुछ बताना चाहा, लेकिन मैं निकल आई। अब मैं यह हकीकत सबके सामने लेकर आऊँगी। अगले दिन मैं इस कमरे में जाकर बैठ गई जिस कमरे में वो लड़का और मेरी सास मिला करते थे। अभी मुझे बैठे कुछ देर ही हुई थी कि दरवाज़ा खोलकर वही लड़का अंदर आया। मुझ पर नज़र पड़ते ही एक पल के लिए तो वो सन्नाटे में रह गया। मैंने उस लड़के से कहा कि तुम कौन हो और इस घर से तुम्हारा क्या रिश्ता है। पहले तो वो मुझे देखकर कुछ घबरा गया था, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। वो धीरे धीरे कदम उठाता हुआ मेरी तरफ बढ़ रहा था और मेरे पास आते ही उसने मुझे बाहों में भर लिया। मैंने उसे धक्का दिया। मैंने कहा, उस रात तो तुमने धोखे से मेरा फ़ायदा उठाया था, लेकिन आज तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान। अभी शब्द मेरे मुंह में ही थे कि उसने मेरे होठों पर अपने होंठ रख दिए। फिर कहा, बस खामोश हो जाओ। जान तो मेरी तुम हो, क्योंकि बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। तुम्हारे बिना रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं भी उसकी बाहों में आकर मदहोश होने लगी थी, लेकिन अगले ही पल मैंने खुद को संभाल लिया। वो मेरा पति नहीं था, कोई गैर मर्द था। फिर भला मैं उसके बारे में ये सब कुछ कैसे सोच सकती थी। मैंने उसे धक्का दिया और अपने आप से दूर कर दिया। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। मैंने रोते हुए कहा, क्यों मेरी ज़िंदगी में चले आए हो, क्यों मेरे जख्म हरे करते हो। उस दिन शादी की पहली रात आकर तुमने मुझे न जाने कितने सपने दिखाए और मैं भी कितना खुश थी कि मुझे इतना हैंडसम और प्यार करने वाला पति मिला है। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी ज़िंदगी तो नरक बनने वाली है। मेरी ज़िंदगी में पति का प्यार तो है ही नहीं, बस मेरी ज़िंदगी ऐसे ही सिसक सिसक कर गुजरनी है। वो जल्दी से आगे बढ़ा। उसने मेरे आंसू साफ कर दिए। कहने लगा, तुम्हारे आंसू देखकर मुझे दुख होता है, मेरे दिल को और ज़्यादा मत दुखाओ। मैंने चीख कर कहा, बताओ कौन हो तुम, क्या रिश्ता है तुम्हारा इस घर से। उसने जवाब दिया, जिसे तुम सीमा मासी कहती हो, मैं उनका बेटा हूँ। मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मेरी सास का तो एक ही बेटा था और जो किन्नर था और बदनसीबी से मेरा पति था। मैं अभी उस लड़के से कुछ और पूछने ही वाली थी कि पीछे से मुझे मेरी सास की आवाज़ सुनाई दी। मेरी सास शायद पहले ही वहाँ पर आ चुकी थीं। बहुत ही शांत शब्दों में कहा, हाँ यही मेरा बेटा है। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैंने उनसे पूछा, फिर वो कौन था जिसे मेरा पति बताते हुए आप उस दिन मेरे कमरे में लेकर आई थीं। फिर मेरी सास ने मुझे सारी हकीकत बताई। मेरी सास ने बताया कि मेरी माँ और तुम्हारी नानी आपस में बहुत ही पक्की सहेली थीं। मैं 2 साल की थी जब मेरे पापा की डेथ हो गई थी। मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन मेरा सौतेला बाप मुझे रखने पर तैयार नहीं था, तो तुम्हारी नानी ने मुझे गोद ले लिया। उनकी पहले से ही एक बेटी थी जिसका नाम संजना था, जो कि तुम्हारी माँ है। हम दोनों सगी बहनों की तरह रहते थे। संजना के माँ बाप मुझे बिल्कुल सगी बेटी की तरह रखते थे। संजना मुझसे बड़ी थी, इसलिए उसकी शादी भी पहले होनी थी। तुम्हारे नाना नानी ने संजना का रिश्ता तय कर दिया, लेकिन जब संजना के मंगेतर ने मुझे देखा तो वो मुझे पसंद कर बैठा। उसने अगले ही दिन कहलवा भेजा कि मैं आपकी छोटी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, आपकी बड़ी बेटी से नहीं। ये सब सुनते ही सब घर वाले मेरे खिलाफ हो गए थे। सबको यही लगता था कि मैंने ही संजना के मंगेतर को बहकाया है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। सगा खून सगा ही होता है। सब लोग संजना के साथ थे और सब लोग मुझसे नफरत करने लगे।
वो जबरदस्ती मेरी शादी एक शादीशुदा आदमी से कर देना चाहते थे, जो 2 बच्चों का बाप था। सब घर वाले कह रहे थे कि तुमने हमारी नाक कटा दी, तुम्हारी यही सजा है कि तुम अब हमारे घर से जाओ और अपने घर में जैसी भी है अपनी जिंदगी गुजारो। लेकिन मैं रोहित के बिना नहीं रह सकती थी। मैं और रोहित आपस में प्यार करने लगे थे। रोहित ने फैसला किया कि हम भागकर शादी करेंगे और इस तरह मैं रोहित के साथ भाग गई थी। कुछ समय तक सब लोग हमसे नाराज रहे, लेकिन फिर धीरे धीरे आना जाना शुरू हो गया। जब मेरा पहला बच्चा हुआ तो उस समय संजना मेरे घर रहने के लिए आई हुई थी, लेकिन उसने सबसे खानदान में ये मशहूर कर दिया कि मैंने एक किन्नर बच्चे को जन्म दिया है। हर कोई यही समझता था कि मेरा बेटा किन्नर है। अब मैं किस किस को विश्वास दिलाती कि मेरा बेटा एकदम ठीक है। और फिर मैं और रोहित तंग आ गए थे लोगों की बातें सुन सुनकर। फिर मैंने और रोहित ने ये देश ही छोड़ दिया। मैं फिर भी अपना दिल बड़ा करे रखी और तुम्हारी माँ से बातचीत करती रहती थी, जबकि तुम्हारी माँ तो बदले की आग में जल रही थी। सिर्फ तुम्हारी माँ को ये सच्चाई पता थी कि मेरा बेटा एकदम ठीक है। इसीलिए तो तुम्हारी माँ ने तुम्हारा रिश्ता मेरे बेटे से तय कर दिया, लेकिन इसके बदले उसने मुझसे 50 लाख की मोटी रकम मांगी थी। मैं भी मजबूर थी, क्योंकि मेरा बेटा तुम्हें देखते ही तुमसे मोहब्बत कर बैठा था। उसने जिद लगा रखी थी कि मैं शादी करूंगा तो हर्षा से ही करूंगा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। और फिर जब तुम्हारी माँ ने मेरे सामने सौदे की बात रखी तो फिर मैं मान गई थी। लेकिन मेरा मन इस शादी को करने का बिल्कुल भी नहीं था। जब माँ इतनी लालची है तो बेटी भी लालची होगी। मैं साहिल को समझाने लगी कि पहले हर्षा को आजमाओ, वो कैसे नेचर की लड़की है। जिसे मैंने तुम्हारा पति बताया था वो साहिल का एक जानने वाला था। मैंने उसे तुम्हारा पति बनाकर तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया। शादी की पहली रात मेरे मना करने के बावजूद साहिल तुम्हारे कमरे में चला गया था, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत बेकरार था। मैंने शर्त पर शादी की पहली रात उसे तुम्हारे पास जाने दिया कि उसके बाद तुम कभी हर्षा के सामने नहीं जाओगे, जब तक कि वो अपनी आजमाइश पर खरी नहीं उतरती। मैं देखना चाहती थी कि कहीं तुम भी तो अपनी माँ की तरह चालबाज और लालची नहीं हो। लेकिन तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरा भी बहुत ध्यान रखा और कभी तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं देखा। तुम अपने इम्तिहान में पास हो गई हो। मैं उन लोगों की बातें सुन रही थी, साथ ही साथ मेरी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। मुझे अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी किस्मत इतनी भी अच्छी हो सकती है। मेरे पति और मेरी सास ने मुझसे माफ़ी मांग ली थी। मैंने अपने पति और अपनी सास को माफ़ कर दिया था। मेरी सास मुझे और साहिल को कमरे में अकेला छोड़कर बाहर चली गईं। साहिल ने बेकरारी से मुझे बाहों में भर लिया और इस बार मैंने भी उसकी बाहों से निकलने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। अब मैं अपने पति साहिल के साथ ही रहती हूँ। दुनिया हमारी जोड़ी को सराहती है। कुछ समय के बाद मेरी माँ दुनिया से चली गई थी। मुझे खुशी इस बात की है कि जाते जाते उन्हें अपनी गलती को सुधारने और अपने पाप की माफ़ी मांगने का मौका इस दुनिया में मिल गया था। उन्होंने मेरी सास से माफ़ी मांग ली थी और मेरी सास ने भी उन्हें खुले दिल से माफ़ कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।